स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी सेंटर। तो आज हम 10th क्लास का वही एक घना इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट मतलब प्रकाश और उसका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मतलब कि परावर्तन और अपवर्तन देखने वाले हैं। तो आप इसे ठीक से पढ़िए। तो भाई सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्रकाश मतलब कि लाइट। प्रकाश क्या है भाई? तो लाइट जो है, पहले इसके लिए एक बात समझेंगे। हमारी फुल बॉडी में, पूरी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा मतलब कि स्किन। तो भाई इनका सबका अपना अलग अलग वर्क है। जैसे कि स्किन का है तो स्किन एक फीलिंग को रिसीव करती है। कौन सी फीलिंग को? टच। तो टच की जो फीलिंग है वो कौन रिसीव करता है? वो करती है स्किन। लेकिन ये टच के द्वारा बताती क्या है भाई? टच के द्वारा ये बतावा है कि कोल्ड है या हॉट है। कौन है? कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड, हॉट और भाई सॉफ्ट, हार्ड, ये सब जो फीलिंग्स हैं वो कौन बताया गया है? वो स्किन बताया गया है टच के द्वारा। ऐसे ही टंग है। टंग क्या बताती है? टंग बताती है टेस्ट। किसी फूड का जो टेस्ट होता है वो किसी वजह से करे गए हम? टंग की वजह से। नेक्स्ट है नोज। तो नोज जो होती है, अच्छा मैं आपको बताऊं, टंग जो है नी, ये जो टंग है एक टेस्ट का जो वर्क करती है। तो आपकी बुक में एक चैप्टर है जैव प्रक्रम मतलब कि लाइफ प्रोसेस। तो उसमें ये इसमें बताया जाएगा टंग के बारे में। तो टंग के ऊपर जो होती है ना, वो कुछ वर्ड्स होती हैं जिनसे हम स्वर मतलब खट्टा, बिटर, कड़वा, स्वीट, मीठा और सॉल्ट मतलब नमकीन, ये सब टेस्ट कराती हैं। वो हम उस वाले चैप्टर में देखेंगे। तो टेस्ट के जो होता है वो किसकी वजह से होता है? टंग की वजह से होता है। नोज की वजह से क्या करते हैं हम? स्मेल। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मेल पता करना है कि कैसी स्मेल आ रही है उसमें से, तो उसके लिए हम नोज का यूज करते हैं। ईयर के लिए हम लिसनिंग, हियरिंग मतलब यूज करते हैं। लिसन का जो वर्क है, हियर जो हम करते हैं वो ईयर की वजह से करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सुना होगा भाई अपने आस पास में सुनते हुए, कहते हुए कि भाई आंख है तो जहान है, आंख नहीं तो जहान नहीं। मतलब ये है कि आंखों से दुनिया रोशन होती है और आंख नहीं होती तो दुनिया में अंधेरा अंधेरा नजर आता है। तो भैया अंधेरे को मिटाने के लिए हम यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइट मतलब प्रकाश। जब प्रकाश पढ़ेंगे तो अंधेरा दूर ही हो जाएगा आपकी आंखों से। मेरे कहने का मतलब जितनी भी इस चैप्टर के बारे में आप नहीं जानते हैं, जो कुछ भी आपके अंधेरे में है वो सब लाइट में आ जाएगा, प्रकाश में आ जाएगा। तो भाई आई जो है ये एक हमें फीलिंग देती है। वो देती है सी, देखने की फीलिंग। ठीक है, वॉचिंग। तो वॉचिंग की जो फीलिंग है वो हमें आई देती है। और इसके लिए जो हम एक माध्यम हम यूज करते हैं, जो मीडियम यूज करते हैं देखने के लिए, उसका नाम है लाइट। मतलब कहने का यू है कि हम लाइट की वजह से ही देख पावे हैं सब कुछ। अगर लाइट ना हो तो हम कुछ नहीं देख पावे। देखिए, अगर बाहर से कोई लाइट आ रही है, वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पे ये मार्कर लिया। अब इस मार्कर पर बाहर से लाइट आई, यहाँ पर पड़ी और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों तक पहुंच गई। बाहर से प्रकाशित किरण को यह प्रकाश आया, इस मार्कर पर पड़ा और परावर्तित होकर के मेरी आंखों में चला गया। तो भाई मेरी आंखों में जो प्रकाश गया है, तो वो जो प्रकाश की वजह से, उस लाइट की वजह से, परावर्तन की वजह से मेरी आंख के अंदर एक प्रतिबिंब बन गया, एक इमेज बन गई कि ये मार्कर है। मेरी आंख ने पहचान लिया भाई हाँ ये मार्कर है। स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्व करा होगा कि जो लाइट हो गया ना प्रकाश, यू एक सीधी रेखा में चले गया, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में चले गया है। तो जो सीधी रेखा में चले गया है, ये स्ट्रेट लाइन में चले गया है। अच्छा आप कभी कभी ऑब्जर्व करो, आप टॉर्च लो कोई, अब टॉर्च को आप सीधी मारो, आगे दीवार आएगी, क्या वो टकरा के मुड़ जाएगा? कि नहीं मैं इधर नहीं, अब इधर को चलूंगा। अब रास्ते इधर को बना लिया, फिर गणित से इधर को बढ़ा लिया, फिर इधर को, ऐसा तो नहीं होता ना। जहां सीधा वो टकरा गया वहीं रुक जाएगा, मतलब सीधा ही जाता। तो आप कहने का मतलब यू है
कि आप अपने आसपास की जो परिघटनाएं हैं तो उन्हें देख के आप बता सकें कि लाइट जो होती है, प्रकाश, वो एक सीधी रेखा में चले गए। ठीक, जो सीधी रेखा में चल के आ रहा है ना, लाइट का जो पार्ट आ रहा है, उसी पार्ट का जो एक पार्ट आ रहा है, उसी पार्ट का, उसी भाग का नाम है प्रकाश की किरण। मतलब कि जो लाइट एक सीधी रेखा में चल के आती है, उसी का नाम है प्रकाश की किरण। अभी किरण कोई एक ना होती, ये किरण बहुत सारी हो, एक 10-20 भी ना होती है, ये भाई लाखों करोड़ों की संख्या में हो करें। ठीक है, तो लाइट बहुत सारी संख्या में हो करें, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। इन सभी को, लाइट के जितने भी ये कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें फोटोन कहते हैं। फोटोन हिंदी में भी फोटोन ही कह करें, या फिर ना फोटोन बंडल कहते हैं, मतलब कि बंडल के रूप में आते हैं भाई ये फोटोन बंडल। तो हिंदी में फोटोन बंडल ही कह रहे हैं। ये बात आइंस्टीन ने बताई थी भाई हमें। आइंस्टीन ने उसी समय एक बहुत बड़ा एनर्जी का फॉर्मूला E=mc² प्रूव करके दिया था। तो आपको यह भी बात पता चल गई कि लाइट प्रकाश किरण क्या हो करे, प्रकाश जो सीधी रेखा में आ रहा है, प्रकाश की जो मात्रा एक रेखा में आ रही है, वही लाइट रे है, वही जो है प्रकाश की किरण है। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है विवर्तन के है, डिफ्रैक्शन के है। तो डिफ्रैक्शन, विवर्तन, इसके शाब्दिक अर्थ से, मतलब कि जो इसका वर्ड मीनिंग है वो समझ सके आप। इसका वर्ड मीनिंग है मुड़ना। डिफ्रैक्शन का मतलब भाई मुड़ना। तो जब कोई लाइट की रेज आ रही हो, मतलब कि लाइट की रे आ रही है और कोई एक छोटा ऑब्जेक्ट, इनके सामने आ जाए जो कि अपारदर्शी है, और अपारदर्शी के सामने जब ये लाइट पड़ेगी तो इसको तो आर पार भेद ना पावे हो, तो इसके किनारों से होकर के ऐसे निकल जाएगी थोड़ी थोड़ी। यहां से तो बिल्कुल नहीं जाएगी। देखिए जहां पर मैं ये ब्लू ब्लू कर रहा हूँ, यहाँ तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है, लेकिन इसके किनारों से होकर के ये ऐसे नहीं गुजर जाएगी और थोड़ा थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगी। बहुत मतलब दूर तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसकी जो क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। क्लियर है, हल्की सी। तो थोड़ा सा जो मुड़ना है, इट इज डिफ्रैक्शन। यही डिफ्रैक्शन है, यही विवर्तन है। जो एक अपारदर्शी वस्तु, जिसके आर पार प्रकाश ना जा सके, जिसके आर पार लाइट ना जा सके, उस वस्तु के जब किनारों से होकर निकल जाया करे लाइट रे, तो उसे कह रहे हैं विवर्तन या फिर डिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं। ये तो एक बेसिक जानकारी थी 3 टॉपिक की, प्रकाश के होकर, प्रकाशकरण के होकर और विवर्तन। ठीक है, अब हम जो इसके वास्तविक में जो एग्जाम में आने वाले टॉपिक होकर हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है भाई परावर्तन, और परावर्तन के साथ साथ अभी अभी हम बस अपवर्तन की डेफिनेशन देख ले हुए हैं, अपवर्तन को बाद में पढ़ेंगे, केवल डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो भाई परावर्तन को अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन को क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो भाई, कोई अगर ऑब्जेक्ट बीच में रखा है और कोई लाइट की रे आई, ठीक है, यहां पर भी कोई ऑब्जेक्ट रखा भाई मीडियम, और कोई रे आई, तो भाई ये जो किरण आ रही है, सबसे पहले तो इसे समझो, इसे क्या कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे किरण को हिंदी में क्या कह रहे हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित का मतलब है आने वाली, आपतित का मतलब क्या है, आने वाली। ठीक है, और अंग्रेजी में भाई इसे क्या कह रहे हैं, रे ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे वाली भाई। इसी प्रकार यहां पर है भाई अपवर्तन में भी ये किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को क्या कह रहे हैं, आपतित किरण। तो भाई आने वाली किरण को क्या कह रहे हैं, आपतित किरण, मतलब कि इंसिडेंट रे। अब देखिए परावर्तन में, ये देखिए अब ऐसा मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं,
ठीक है। और हमने क्या बोला, यहाँ पर बोला परावर्तन, परावर्तन का मतलब पराया। तो हम इससे बोले तू आ तो रहा है, इस किरण से बोले आ तो रहा भाई, अब तू जो है पराया है, तू हमारा ना है, पराया है, वापिस हो ले। तो जब टकरा के किरण वापिस हो जाए तो उसे कहते हैं परावर्तन। और यहाँ पर जो है भाई, यहाँ हम खड़े हैं और हम बोले अपवर्तन, अप माने अपना, भाई तू तो अपना है, तू कैसा है, अपना है, तो तू आ ले, तो इसे हमने अपने पास बुला लिया। क्लियर है। तो इसकी हम डेफिनेशन बना सके हैं, तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई आपतित किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस होले, जब कोई प्रकाश किरण चिकने तल से टकरा कर वापस होले तो उसे क्या कह रहे हैं, परावर्तन। उसे क्या कह रहे हैं, परावर्तन। और जो एक किरण गई है वापस, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इंग्लिश में क्या कहना है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक। इसी प्रकार ये जो किरण अपवर्तित होकर आई है, मतलब इस तल से टकराई, इस तल से टकराने के बाद भाई आर पार हो लिए इसके, तो इसे क्या करें, अपवर्तित किरण। वो है आपतित और ये है अपवर्तित, अपवर्तित किरण। मतलब अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं भाई, ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। ठीक है। तो जब इनकी परिभाषाएं दोनों की घनी आसान है। किसी माध्यम से आती हुई प्रकाशित किरण जब किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। वापस उसी माध्यम में, भाई इस माध्यम से आई थी, मतलब ऊपर जो भी माध्यम हो, ऊपर से एक माध्यम में आई और उसी माध्यम में लौट गई, तो इसे क्या कह रहे हैं, परावर्तन। इसका जस्ट ऑपोजिट है भाई, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है और किसी तल से टकरा करके उसके आर पार चली जाती है, मतलब कि दूसरे माध्यम में चली जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर देती है, तो उसे क्या कह रहे हैं, अपवर्तन। क्या कह रहे हैं भाई, इसे अपवर्तन। और जो किरण आर पार होती है उसे क्या कह रहे हैं, अपवर्तित किरण। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन परिभाषा तो जैसे भी आपको याद हो कर लेना, आपने तुम्हारी किताब में भी होगी, कुछ बच्चों ने मास्टरमाइंड खरीद लेते हैं, मास्टरमाइंड में भी होगी, लेकिन यहाँ मैं बस ये चाहता हूँ कि आप समझें ये माध्यम क्या होता है। तो भाई ऊपर का माध्यम है एक, मतलब कि मीडियम 1, और यह है मीडियम 2, मतलब कि माध्यम 2। हिंदी वाले तो समझ जाएंगे, मीडियम का मतलब माध्यम। ये सब इशान देते हैं जहाँ हम खड़े थे। तो इधर का बच्चों है मीडियम 1, मीडियम 2। ठीक है। तो भाई मीडियम या माध्यम क्या हो एक रहे, तो मीडियम या माध्यम का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए लीजिए पानी है, एक गिलास में पानी भरा हुआ रखा है, या बड़े बड़े बर्तन में किसी बड़े बर्तन में पानी भरा हुआ रखा है। अब हमने उसमें जब टॉर्च जलाई, टॉर्च उसमें लगाई, तो वो जो है ये जो हवा में से निकल के गई है टॉर्च एयर में से, तो वो जो उसने एंट्री करी है पानी के अंदर, तो पानी दूसरा मीडियम हो गया। ठीक है, पानी दूसरा माध्यम हो गया। तो कहने का मतलब ये है, हवा, पानी, ग्लास मतलब कि कांच, और कोई भी अलग प्रकार का ऑब्जेक्ट, सब अलग अलग मीडियम हो एक रहे हैं। ठीक। तो स्टूडेंट्स, अब जो है ये बात तुम समझ गए कि भाई जब कोई किरण आती है और कि चिकने तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में हो जाती है तो उसे परावर्तन कह रहे हैं। और जब कोई किरण, आपतित किरण आती है, किसी माध्यम से आती है और किसी तल से टकरा करके दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसे अपवर्तन कह रहे हैं। ठीक। हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं भाई, ये जो परावर्तन हो एक रहा है, ये केवल व केवल दर्पण में हो एक रहा है। दर्पण में क्या होगा, परावर्तन। और जो अपवर्तन हो रहा है ये हो रहा है लेंस में, ये हो रहा है लेंस में। मतलब दर्पण को अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं, मिरर। किसी भी प्रकार का मिरर है तो मिरर में केवल व केवल भाई परावर्तन होगा, अपवर्तन कभी नहीं होगा। और लेंस में केवल व केवल क्या होगा, अपवर्तन होगा।
लेंस में होकर रहे अपवर्तन और दर्पण में होकर रहे परावर्तन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो परावर्तन होया भाई, सबसे पहले हम इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। परावर्तन के अपवर्तन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पूरा परावर्तन पढ़े करें हम, और परावर्तन में दर्पण के होकर रहे, गोलीय दर्पण के होकर रहे, सबके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले हम परावर्तन से स्टार्ट करते हैं। अब परावर्तन के लिए एक दो नियम है। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो भाई क्या नियम है? अब जो भी नियम है आपने किताब में अपनी पढ़े हुए होंगे अपने स्कूल में, लेकिन हम यहाँ पर एक इमेज डायग्राम की मदद से समझेंगे। देखो तुम ही बताओगे सब कुछ। ये भाई क्या है? आपतित किरण है यो, और यो क्या है? परावर्तित किरण। तो हमने पहली टर्म ली आपतित किरण इंसिडेंट रे, दूसरी टर्म परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। अब एक और टर्म है, ये जो तल है भाई, ये जो तल है, इस तल पर हमने एक अभिलंब डाल दिया। अभिलंब आप जाने के मैथ में पढ़ा होगा। अभिलंब का मतलब होता है, लंब का मतलब होता है कोई भी एक रेखा, उस रेखा पर एक ऐसी रेखा जो कि 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, उसे लंब कह रहे हैं। ठीक, तो अंग्रेजी में इसे परपेंडिकुलर कह रहे हैं, तो ये अभिलंब है। क्लियर है? इसका मतलब है भाई 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, 90 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब हो गया है अभिलंब या परपेंडिकुलर। अब जिस पॉइंट पर ये आपतित किरण टकराई है, मैंने अभिलंब जो है उसी पॉइंट पर खींचा है। जिस पॉइंट पर ये आपतित किरण इंसिडेंट रे टकराई है, मैंने अभिलंब जो है, जो परपेंडिकुलर है, उसी पॉइंट पर खींचा है। तो स्टूडेंट्स इसे क्या कह रहे हैं? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, या इंसिडेंस रे भी बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टेड, अच्छा ये रिफ्लेक्टेड की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी। अच्छा, हर जगह ही गलत लिख रहा। अरे ऊपर भी रिफ्लेक्शन में ई आया करे भाई, रिफ्रैक्शन में ए आया करे। ठीक है, हर जगह हमने गलत लिख दी स्पेलिंग, रिफ्लेक्शन अब नहीं। तो इंसिडेंट रे, और ये क्या है? परावर्तित किरण मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपतन बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये हमने जो परपेंडिकुलर डाला है, इसे कहते हैं नॉर्मल टू द मिरर। नॉर्मल टू द मिरर। मैंने आपको बताया अभी कि रिफ्लेक्शन जो है करे केवल केवल मिरर में होकर है, जो परावर्तन वो केवल दर्पण में होता है। नॉर्मल टू द मिरर ये कहते हैं, हिंदी में सीधा सीधा अभिलंब बोल दो, अभिलंब, या दर्पण पर खींचा गया अभिलंब आपतन बिंदु पर। तो ये 1 2 3 4, ये चार टर्म आपको समझ में आएगी। पहली इंसिडेंट रे, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, तीसरी आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और चौथी जो टर्म है वो है नॉर्मल टू द मिरर मतलब कि अभिलंब। ठीक है, अब सुनो। अच्छा एक बात बताओ भाई, जब तुम किसी अपने घर पर प्रैक्टिकल करके देखना, कोई एक मिरर लेना और उस मिरर से इधर से एक लाइट मतलब टॉर्च डालना, तो आप देखोगे जितनी तिरछी करके आप इस लाइट को डाल रहे हो, उतनी ही तिरछी होकर के ये जो है मिरर से इस तरीके से आपको छत वगैरह पर जैसे भी हो, तो इस तरीके से वो टकरा करके वापस हो जाएगी लाइट। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने झुकी हुई आप इधर से डालोगे लाइट को, उतनी झुकी हुई ऊपर जाएगी। ठीक है, मतलब जितना एंगल इधर से डालोगे, उतना ही एंगल इधर निकल के आएगा। तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कह रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस को आई से लिख रहे हैं, तो इसे बोल देते हैं एंगल आई, एंगल आई। और ये वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन को आर से लिखे रहे हैं, तो इसे स्मॉल आर से लिख दें। तो भाई एंगल आई मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल इक्वल दिख रहे हैं आपको, दिख भी रहे हैं, और आपको बता भी दिया कि जितनी तिरछी टॉर्च डालोगे उतनी तिरछी इसकी परछाई बनेगी। तो भाई एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर जो है दोनों ये इक्वल है। तो पहला नियम हमारा कुछ नहीं कहता, हमारा पहला नियम यही है। पहला मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, दोनों कैसे हैं भाई, बराबर है। हिंदी में लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या करें, आपतन कोण, आपतन कोण, और रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करें, परावर्तन कोण, एंगल कोण आप सॉरी आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। भाई पहला नियम हो लिया, जो पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का वो हो गया। सेकंड लॉ क्या है, पहला नियम तो आसान है, दोनों एंगल इक्वल है। सेकंड नियम देखो, सेकंड नियम जो है घना आसान है। तो स्टूडेंट्स ये जो परावर्तन में इंसिडेंट रे है, नॉर्मल टू द मिरर है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों चीजें इस मिरर का दो तल है, मिरर के दो तल है इसके, एक ऊपर का तल है और एक नीचे का तल है। तल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेन, प्लेन। तो प्लेन 1 प्लेन 2 कैसा कहें इसे, प्लेन 1 प्लेन 2, हिंदी में तल 1 तल 2, ठीक है। तो जो ऊपर का तल है ये सब ऊपर ही हो रहे हैं ना, ये भाई आपतित किरण है, ये भी ऊपर ही है, नॉर्मल टू द मिरर मतलब अभिलंब है, ये भी ऊपर ही है, परावर्तित किरण है मतलब रिफ्लेक्टेड है, ये भी ऊपर ही है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही तल में है ना, तीनों एक ही प्लेन है, तो इसी बात को तो लिखना है, क्या लिखना है, इंसिडेंट रे। सेकंड नॉर्मल टू द मिरर, नॉर्मल टू द मिरर on the point of incident, on the point of incident and और तीसरा क्या है भाई, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे, ये तीनों जो है ना, ऑल लाई इन सेम प्लेन, सेम का मतलब एक जैसा, इन सेम प्लेन मतलब एक ही में, ये जो तीनों हैं कौन कौन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द मिरर ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइन सेम प्लेन, ये सारे के सारे ऑल ये किस में है, ये सेम प्लेन में पड़े हुए हैं, सेम प्लेन में। हिंदी में इसे हिंदी में भी लिख लो भाई, हिंदी में कहेंगे आपतित किरण आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होए करें। तो भाई आपको समझ में आ लिया होगा कि दोनों लॉ क्या है, दोनों नियम क्या है, परावर्तन के दोनों नियम बहुत आसान है, मैंने आपको इमेज की डायग्राम की हेल्प से समझा दिया भाई। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे।